Hello students, welcome to MS Classes presents Lockdown Classes. We were discussing chemistry. लास्ट दो सेशंस हमने अभी तक केमिस्ट्री के किए हैं. एनसीईआरटी बुक्स से चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे हम. दिस इज लेक्चर नंबर 3 इन कंटिन्यूएशन ऑफ दोज टू लेक्चर्स. आप वो दोनों लेक्चर्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन दोनों को देखिए. देन दिस लेक्चर इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ दी दोज टू लेक्चर्स. ठीक है, अभी तक हमने सॉल्यूशंस के बारे में काफी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं. हेनरीज लॉ तक पढ़ चुके हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, देयर वेपर प्रेशर्स एंड देयर कैलकुलेशंस, राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर्स एंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए. और इस लॉकडाउन में फायदा उठाइए. एनसीईआरटी जेई मेंस की तैयारी कीजिए बिकॉज एज सुन एज द लॉकडाउन इज ओवर आपके एग्जाम्स की डेट्स आ जाएंगी. एंड जब भी एग्जाम्स होंगे यू हैव टू स्टडी दिस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट ओनली. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, take out your books and notebooks and we'll start with today's section, and this is a solution lecture number 3. So अभी तक हमने डिस्कस किया था the solution of solid in liquid, in which the solid was a solute and liquid was the solvent. ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया था the various effects of the solubility of solid in a liquid, कि कैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है सॉलिबिलिटी को. ठीक है, तो हमने देखा था कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, टेम्परेचर का कैसे डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि अगर जो सॉल्यूशन है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. ठीक है, अगर सॉल्यूशन जो है, रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, इसका मतलब वो एनर्जी ले रहा है. तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी इनहैंस होगी, इंक्रीज होगी. और अगर जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, जैसे बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी रिड्यूस होगी. ठीक है, देन नंबर 2 वाज गैस इन लिक्विड. ठीक है, गैस वाज द सॉल्यूट एंड लिक्विड वाज द सॉल्वेंट. ठीक है, उसमें हमने यहाँ पे ये देखा था, एक जस्ट एक क्विक रिकैप है. अगर आपको डिटेल से पढ़ना है आप लेक्चर पर जाइए और उसको देखिए. ठीक है, तो इसमें क्या था कि हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम था. ये एक पिस्टन है. ठीक है, ये एक टम्बलर है, उसके ऊपर एक पिस्टन लगी हुई है सो दैट नथिंग, नो गैस कैन गो आउटसाइड ऑफ दिस सिस्टम. ये गैस को ऊपर से प्रेशर डाला जा रहा है, एक वेट रखा गया है, इसको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, सो हेनरी गेव अप दिस लॉ. हेनरी ने लॉ दिया दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड. ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे जितना भी प्रेशर है, यहाँ पर कौन कौन से प्रेशर है? यहाँ पर एक प्रेशर ड्यू टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड अगर वोलाटाइल है तो. प्रेशर ड्यू टू ये गैस खुद का है, प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फेरिक प्रेशर है, और प्रेशर ड्यू टू दिस पिस्टन है. तो 4 प्रेशर है यहाँ पर. ठीक है, लेकिन हमको किसकी बात करनी है? प्रेशर ड्यू टू गैस, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर. ठीक है, not the overall pressure, just the partial pressure of this gas is directly proportional to the mole fraction of this gas in this liquid. इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया था. ठीक है, नेक्स्ट टुडेज टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड में सबसे पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा वोलाटाइल लिक्विड्स. ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? वोलाटाइल लिक्विड आर द वंस विच हैव रिलेटिवली लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे भी बॉयल होके एवेपोरेट होने लग जाती है. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से लिक्विड्स के एग्जांपल हमारे दिमाग में आते हैं? एसीटोन और एथेनॉल. एसीटोन क्या होता है? जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसकी अगर अपन बॉटल खोल देंगे तो वो तो अपने आप ही पूरा उड़ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही एथेनॉल भी होता है, अपने आप ही उड़ जाता है. ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलाटाइल लिक्विड्स. मान लीजिए अगर हमारे पास 2 लिक्विड्स का सॉल्यूशन है, ये भी एक क्लोज सिस्टम है. क्लोज सिस्टम क्या होता है? इन विच द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बट नो एक्सचेंज ऑफ मैटर इज देयर. ठीक है, तो यहां पर ये 2 लिक्विड्स है. ठीक है, इनका एक सॉल्यूशन है. ये जैसे ही इवेपोरेट होंगे, ये दोनों इवेपोरेट होंगे, लिक्विड 1 भी इवेपोरेट होगा, लिक्विड 2 भी इवेपोरेट होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव वोलेटिलिटी.
कौन ज्यादा वोलाटाइल है वो उतना ज्यादा इवेपोरेट होएगा। ठीक है, सो जैसे कि गैस इन लिक्विड में हेनरी लॉ ने बताया था कि जितनी गैस डिसॉल्व होएगी उतना उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होएगा मोल फ्रैक्शन के। यहां पर सेम चीज राउल्ट्स लॉ ने बोली। ठीक है, जो मिस्टर राउल्ट्स आए, एक्चुअली मिस राउल्ट है, ठीक है, राउल्ट मैडम आई, इन्होंने ये बताया कि जितना भी इनके वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट होएगा, तो यहां पर भी कौन सा प्रेशर है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, और लिक्विड्स की वजह से प्रेशर है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 कहलाएगा जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड 1 है, एंड पार्शियल प्रेशर P2 कहलाएगा जो कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड 2 है। तो हम बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 इन द सॉल्यूशन। दिस वाज गिवन बाय राउल्ट्स, दिस इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, व्हाट इट states that for a solution of volatile liquids, the partial pressure of each component of the solute is directly proportional to its mole fraction, ठीक है, present in the solution। ये इसकी actual terms है। ठीक है, जो बात हेनरी लॉ ने बोली थी वो सेम बात यहाँ पे राउल्ट्स लॉ ने बोली थी। ठीक है, तो जब भी हम लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स की बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे, तो आएंगे मिस्टर डॉल्टन। ठीक है, जिनसे अपन ने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई थी ये वाली। ठीक है, हेनरी ने ये स्टेटमेंट दिया था दैट P प्रोपोर्शनल टू काय जी है, काय रीड करते इसको मोल फ्रैक्शन को, वहां पे KH आ गया था, दैट इक्वेशन वाज गिवन बाय डॉल्टन। सिमिलरली राउल्ट्स लॉ ने अपन को ये वाली बात बताई, पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे अभी आगे। ठीक है, that P total is equal to P1 plus P2। यहां का जो भी प्रेशर है that is equal to P1 plus P2 ignoring the atmospheric pressure। ठीक है, हमको P1 पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 एंड P2 is directly proportional to mole fraction of liquid 2। ठीक है, this is by Raoult's law, not by Henry's law। ठीक है, Henry's law is valid for gas in liquid, Raoult's law is valid for the solution of 2 liquids। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका डेरिवेशन करते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ओके, सो नाउ वी कम टू द डेरिवेशन पार्ट ऑफ द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था कि अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 लिक्विड्स हैं, वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, तो उनके ऊपर का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 रहेगा, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जितना वो वेपर फॉर्म में कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही वो यहाँ पे मोल्स के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा लिक्विड में। ठीक है, तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1 इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उसको जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है P01। ठीक है, व्हाट इज दिस P01? P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट समझते हैं हम क्या होता है। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, मान लीजिए एक लिक्विड, एक हमारे पास क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें लिक्विड L1 ही है प्योरेस्ट फॉर्म में। ठीक है, टोटल L1 हमारे पास टम्बलर में है, तो ये क्लोज सिस्टम में ये भी वोलाटाइल, क्योंकि ये वोलाटाइल है तो कुछ प्रेशर अपना बना लेगा। ठीक है, तो यहां पे इस टेम्परेचर में, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये ज्यादा वोलाटाइल रहेगा। P0 इज अ फंक्शन ऑफ T, जैसे कि आपको याद होगा कि हेनरीज लॉ में जो KH था दैट वाज आल्सो फंक्शन ऑफ T। ठीक है, तो हेनरीज लॉ में, राउल्ट्स लॉ में जो भी यहाँ पे कांस्टेंट्स आएंगे दोज आर ऑलवेज फंक्शन ऑफ T एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं। एट दिस टेम्परेचर इसका कुछ P0 है। ठीक है, ये वोलेटाइल जितना हो सकता होगा मैक्सिमम अक्यूमुलेट यहां पर होके एक P0 वैल्यू पर रीच करेगा। ठीक है, और वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। ये रहेगी एक कंप्लीट L1 प्योरेस्ट फॉर्म में, जो L1 है, सिर्फ L1 ही सॉल्यूशन है, लिक्विड है, उसी का P0, उसी का प्रेशर है। ठीक है, तो उसका कैसा ग्राफ होएगा? अगर मान लीजिए इसमें हम दूसरा लिक्विड डालते जाएं, ठीक है, अगर हम उसका दूसरा लिक्विड डालते जाएंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन यहां पर क्या होएगा? घटता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? घटता जाएगा। ठीक है, तो L1 अभी L1 ही है टोटल, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 1।
ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n ऑफ L1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ समथिंग 2 प्लस N1। तो N2 तो अभी कुछ है ही नहीं, तो मोल फ्रैक्शन 1 चल रहा है। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ है, अगर मैं एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन रखूं तो मोल फ्रैक्शन का ग्राफ 0 से 1 के बीच में ही होगा। 1 से बड़ी तो वैल्यू पॉसिबल है नहीं, ठीक है। एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन लिया, वाई एक्सिस में प्रेशर लिया, तो जब मोल फ्रैक्शन 1 है तब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। दिस इज कॉल्ड दी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योरेस्ट कंपोनेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ठीक है। जब मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो ये प्रेशर होगा। मान लीजिए इसमें वाटर डाला या कोई ऐसा सब्सटेंस डाला जो वोलेटाइल कम है, ठीक है, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? कम होता जाएगा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा उसकी वोलेटिलिटी भी कम होती जाएगी। तो ये होते 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 अब हम L1 पूरा हटा दे, एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड से भर दे, तो प्रेशर कुछ रहेगा ही नहीं। तो मोल फ्रैक्शन 0 हो गया और प्रेशर भी 0 हो गया, ठीक है। तो और ये हमको डायरेक्टली दिख भी रहा है कि P इज प्रोपोर्शनल टू का है। तो इसका हमको जो ग्राफ भी बनना चाहिए था वो लीनियर ग्राफ ही बनना चाहिए था, ठीक है। ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप की लाइन है। जो भी मैथ्स के स्टूडेंट है जान रहे हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी लाइन कैसी बनती है? आगे से कटती है, पीछे से ऐसे कटती है, ओरिजिन से नहीं। ओरिजिन से कब कटती है? जब c की वैल्यू 0 हो। तो यहां पर कोई c दिख रहा है आपको? कांस्टेंट कुछ नहीं है। तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, ठीक है। इसी को यूज करके हम डेरिवेशन करते हैं दैट P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। तो पार्शियल प्रेशर P1 इक्वल्स टू P01 टाइम्स Chi1। ऐसे ही P2 के लिए भी पार्शियल प्रेशर ऑफ P2 इक्वल्स टू P02 टाइम्स Chi2। यहां पे 2 लिख लीजिए, ठीक है। अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। उसमें क्या? P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2, दोनों के प्रेशर से ही टोटल प्रेशर बन रहा है। अब आप ये 3 फॉर्म्स हैं, इन 3 फॉर्म्स में किसी भी फॉर्म में इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट कौन सा बनेगा कि मैं P1 को P01 टाइम्स Chi1 प्लस P02 टाइम्स Chi2 रख लूं, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। अगर आपके पास डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर्स और मोल फ्रैक्शंस दिए हुए तो आप ये यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता है कि 2 ही कंपोनेंट्स हैं, तो Chi1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस Chi2, तो 1 माइनस Chi2 टाइम्स P01 प्लस P02 टाइम्स Chi2, ठीक है। तो ये पूरा इसमें से Chi1 वाला कंपोनेंट खत्म हो गया। आप ये फॉर्म भी याद कर सकते हो। थर्ड, अभी आपको ये पता है कि इसको रीअरेंजमेंट कर दिया है, तो P01 टाइम्स अलग आ गया और माइनस Chi2 टाइम्स P01 उस साइड ले गए और Chi2 कॉमन लेके P02 माइनस P01 टाइम्स Chi2 लिख दिया। तो ये 3 फॉर्म्स है, ठीक है। ये क्लियर है? ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाला ग्राफ समझ में आया तो आपको नेक्स्ट वाला ग्राफ इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, सो जो ग्राफ हमने लास्ट ड्रॉ किया था उसी का एक कंटिन्यूएशन है। उसमें हमने सिर्फ एक सिंगल लिक्विड के लिए ग्राफ बनाया था, ये हमने एक सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाया है, ठीक है। इसमें वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाया है। दैट ग्राफ वाज ओनली फॉर वन लिक्विड, दिस ग्राफ इज फॉर अ सॉल्यूशन। इसलिए इसमें 2 साइड्स पर वेपर प्रेशर ड्रॉ है, ठीक है। तो अपन को मोल फ्रैक्शन पता है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से लेके 1 ही तक हो सकती है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस इन्फिनिट नहीं है, ये एक्स एक्सिस सिर्फ इतनी से इतनी ही वेरिएशन हो रही है। और वाई एक्सिस जो है दोनों साइड पर वेपर प्रेशर है। एक साइड रिप्रेजेंट कर रहे वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड 1 और दूसरा साइड रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड 2, ठीक है। अभी ओवरऑल मत देखिए, अभी सिर्फ इतना से ही अगर मैं आप देखो, इतना सा पोर्शन अगर आप देखो कि अगर एक सिंगल लिक्विड होता तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होता और उसका प्रेशर जो होता वो उसके एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर के बराबर होता ऑफ द प्योरेस्ट कंपोनेंट P01 के, ठीक है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन कम होता गया 0 हो गया, तो हमने इसका डॉटेड लाइन से प्लॉट कर दिया कि वेपर प्रेशर भी 0 हो गया, ठीक है। अभी दूसरे के लिए देखते हैं। अगर मान लीजिए इसका सेकेंड लिक्विड का मोल फ्रैक्शन 1 होता तो उसका भी प्रेशर P02 होता, प्योरेस्ट फॉर्म के इक्विवेलेंट होता। और अगर मान लीजिए हम उसको घटा देते, 0 कर देते, तो 0 हो जाता वेपर प्रेशर उसका। लेकिन अब क्या है कि ये दोनों एक साथ सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक बीच की सिचुएशन है यहां की,
ठीक है। इतना मोल फ्रैक्शन P1 का है, इतना मोल फ्रैक्शन P2 का है। ये लिक्विड 1 है इतना, और ये लिक्विड 2 है सॉल्यूशन के अंदर। तो लिक्विड 1 की वजह से प्रेशर यहां से आएगा, ये इतना पोर्शन है P1, ये जो हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। P1 क्या होता है, P01 टाइम्स मोल फ्रैक्शन 1, और यहां से हम निकालेंगे कि इतना पोर्शन इसका है तो हम इसका निकाल लेंगे। ये वाले की का बचा हुआ जितना भी पोर्शन है ये आ जाएगा P2, ठीक है। ये वाला हो गया P1 और ये वाला हो गया पोर्शन P2, ठीक है। ये हो गया ड्यू टू लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन, क्योंकि P2 की वैल्यू क्या है, P02 टाइम्स Chi2। तो ये क्या हो गया, टोटल प्रेशर PT। दिस PT इज फ्रॉम P1 प्लस P2, ठीक है। इसकी PT की जो वेरिएशन होगी वैल्यू की कहां से होगी, P01 से लेके P02 तक, या तो ये मैक्सिमम होगा या तो ये वाला मैक्सिमम होगा। मान लीजिए P02 अगर नीचे होता, इसकी वैल्यू नीचे होती, तो P02 से लेके P01 तक वैल्यू होती, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही कहीं पे PT होगा। ये ग्राफ क्लियर है आपको? अगर ये ग्राफ क्लियर है तो इससे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। जैसे कि हमने देखा, इसके जैसा ही दिखता है ये फॉर्मूला, ठीक है। इधर से आप क्या कर रहे थे कि जितना मोल फ्रैक्शन है उससे प्रेशर निकाल रहे थे, ठीक है। जितना मोल फ्रैक्शन है उससे आप लिक्विड में उसका प्रेशर निकाल रहे थे। सो अभी हमने राउल्ट्स लॉ देखा था। राउल्ट्स लॉ ने हमें इक्वेशन जो बताई थी, दैट वाज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू द सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड and its relation with the mole fraction of the liquid in the solution, ठीक है। that partial pressure directly proportional to the mole fraction of the liquid in the solution, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। डाल्टन्स ने क्या बोला कि अब जो वेपर प्रेशर में, अब ये वेपर फॉर्म में दोनों लिक्विड आ गए हैं, दोनों लिक्विड वोलेटाइल हैं, तो दोनों के वेपर्स बन गए इनके ऊपर, ठीक है। अब जो वेपर फॉर्म में यहां पर दोनों लिक्विड प्रेजेंट है, उनमें भी जो इन लोग का मोल फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है, वेपर फेज में जो इन लोग का मोल फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा उनके पार्शियल प्रेशर। जो यहां पर उनकी वजह से पार्शियल प्रेशर बन रहा था, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी वेपर फॉर्म, ठीक है। उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर से, तो हमको क्या आ जाएगा, इट्स पार्शियल प्रेशर इन दी वेपर फॉर्म, ठीक है। डाल्टन एक्चुअली गेव द रिलेशन between the partial pressure and the mole fraction in the vapor form. राउल्ट ने क्या दिया था, रिलेशन दिया था between the vapor pressure and the mole fraction in the liquid form, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों राउल्ट्स लॉ में और डाल्टन्स लॉ में, ठीक है। इसमें अभी हम ये y1 और y2 जो है वो मोल फ्रैक्शन इन दी वेपर फेज, ठीक है। इसमें अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं तो हमको राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच की वेरिएशन इन डेप्थ हमको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 298 Kelvin आर 200 mm Hg, Hg is mercury, and 415 mm Hg respectively. उसने बोला है, फर्स्ट कैलकुलेट the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 chloroform and 40 grams of dichloromethane, ठीक है, at this same temperature. Second is mole fraction of each component in the vapor phase, ठीक है। तो सबसे पहले उसने सॉल्यूशन के ऊपर इन दोनों लिक्विड्स के सॉल्यूशन डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म का एक जो सॉल्यूशन उन्होंने बनाया है, उसके ऊपर जो भी प्रेशर बना है PT वो पूछा है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि यहां पर वेपर फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन है डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म का, वो निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहले पार्ट में राउल्ट्स लॉ लग रहा है जिसमें हमको टोटल प्रेशर निकालना है, और सेकंड पार्ट में हमको डाल्टन्स लॉ लग रहा है, ठीक है। तो पहले सारा गिवन डेटा अपन लिख लेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सारा डेटा लिखना पड़ेगा मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो पहले हमारे को दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म का, उसने दिया हुआ है प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर जो है उसका P0 है, P0 मतलब प्योर फॉर्म में, ठीक है, दैट इज 200 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसको बार में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन अगर mm में ही चलेंगी तो कहीं पे भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा, जबरदस्ती इसको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, अगर कैलकुलेशन mm ऑफ Hg में ही चल रही है तो वही रहने देंगे। ठीक है, तो पॉज कर लें। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का प्रेशर दिया हुआ है 200 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, इसका वेट गिवन है हमको 25.5 ग्राम्स। ठीक है, तो हमको इसका मोलर मास पता है। हमको सबसे पहले इसका क्या निकालना है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। हम इसका वेट निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, कैलकुलेट करके निकाल लेंगे 119.5 ग्राम्स। वेट हमको दिया हुआ है 25.5, इससे हम वेट अपॉन मोलर मास कर लेंगे 0.47, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नेक्स्ट इज डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का प्रेशर उन्होंने दिया हुआ है 415 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इसका वेट गिवन है हमको 40 ग्राम्स इसका यूज किया है। इसका मोलर मास निकाल लेंगे 12 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 35.5 टाइम्स 2। ठीक है, तो इससे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए 0.21। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन निकाला, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ। ठीक है, 0.47 प्लस 0.21, इससे आंसर आया हमारा 0.68। ठीक है, नेक्स्ट हमने डाइक्लोरोमीथेन का निकाल लिया। अब क्लोरोफॉर्म का अगर निकालेंगे तो 0.312। ठीक है, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास बचा है टोटल प्रेशर निकालने के लिए। ये टोटल प्रेशर हम निकालेंगे बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया, P1 नॉट टाइम्स Chi1 प्लस P नॉट 2 टाइम्स Chi2। ठीक है, इन सब की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे 200 टाइम्स 0.688 प्लस 200 टाइम्स 0.312 प्लस 415 टाइम्स 0.688। ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई करके 347.9 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, सेकेंड पार्ट बोलता है वेपर फेज में उनके मोल फ्रैक्शंस चाहिए, मतलब Y1 और Y2 चाहिए। ठीक है, Y1 एंड Y2 के लिए आपको क्या चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ गैस 1 एज वेल एज टोटल प्रेशर। ठीक है, तो P1 तो अपन के पास है नहीं, अपन के पास क्या है P0 है। P1 कहां से निकलेगा, P1 यहां से निकलेगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, यही तो P1 लिखा हुआ है और यही P2 लिखा हुआ है। P1 प्लस P2 किया था तभी तो अपन को P टोटल आया था। तो हमको ये P1 की वैल्यू पता है Chi1 प्लस P01, P2 इक्वल्स टू Chi2 टाइम्स P02। ठीक है, अब Y1 का फॉर्मूला क्या है, P1 इक्वल्स टू Y1 टाइम्स PT। PT को नीचे भेज देंगे। ठीक है, PT हमने अभी कैलकुलेट किया 347.9, तो P1 अपॉन PT मतलब Chi1 P01 अपॉन 347 टाइम्स 0.9 इक्वल्स टू 0.82। ठीक है, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 इन वेपर फॉर्म क्या जाएगा, P2 अपॉन PT। P2 क्या जाएगा Chi2 टाइम्स P02 डिवाइडेड बाय PT जो हमने अभी कैलकुलेट किया 347.9.18। ठीक है, अगर एक निकाल लिया तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, वो 1 से माइनस करके वही आंसर होगा। ठीक है, तो सेकंड वाला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं भी है। ठीक है, एक निकाल लेंगे तो दूसरा 1 माइनस द फर्स्ट है, क्योंकि सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें सिर्फ 2 ही लिक्विड्स है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, ये टॉपिक पढ़ने से पहले ही हमने ये बात डिस्कस कर चुकी है कि जैसे कि सबसे पहले आए थे हेनरी भाई साहब। हेनरी भाई साहब ने बताया था कि जो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस रहेगा, ठीक है, वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, वो था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, that's what from where Henry gave its this formula, partial pressure directly proportional to the mole fraction। ठीक है, वहां पर आया था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट KH। ठीक है, नेक्स्ट जब हम पढ़ रहे थे कि दो वोलाटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन था, उसमें प्रेशर ड्यू टू वन लिक्विड is directly proportional to the mole fraction of the liquid in the solution and is equal to the pressure in its purest form times the mole fraction of the liquid in the liquid form। ठीक है, तो basically जो Raoult's law है is actually a special case of Henry's law in which
देयर आर टू लिक्विड्स, बोथ ऑफ देम आर वोलाटाइल, एंड जो वेपर प्रेशर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर सिर्फ एक गैस का था, यहां पर वेपर प्रेशर दो लिक्विड्स का है। तो काइंड ऑफ ये अपन बोल सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ एक एक्सटेंशन है हेनरीज लॉ का, या राउल्ट्स लॉ जो है एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, जहां पर एक के बजाय दो वेपर प्रेशर हमको कंसिडर करने पड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, जब भी अगर सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि एक हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, आई रिपीट कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बट एक्सचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल। तो प्योर लिक्विड अगर हमारे पास है क्लोज्ड सिस्टम में, तो जो भी इसका इंटरफेस है, ये जो इसका इंटरफेस है, ये कुछ वोलाटाइल होएगा। ठीक है, ये कुछ इवेपोरेट होएगा, इसके सरफेस से पार्टिकल्स छूटेंगे और एक यहां पर इसके सिस्टम के अंदर एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, थोड़े पार्टिकल्स छोड़ेंगे, थोड़े पार्टिकल्स वापस आके सेटल डाउन होंगे। जब जितने पार्टिकल्स जा रहे हैं उतने पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये एक प्रेशर रीच कर जाएगा, जो प्रेशर फिर चेंज नहीं होगा, जिसको हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ द प्योरेस्ट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योरेस्ट लिक्विड। ठीक है, पी नॉट। ठीक, अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें एक हमने सॉल्यूट मिला दिया है। ठीक है, सॉल्यूट विच इज नॉन वोलाटाइल। ठीक है, सॉल्यूट खुद वोलाटाइल नहीं है, सॉल्यूट हम जैसे सॉल्ट ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, वो इस वाटर में डिसॉल्व हो गया। अब जो ये इंटरफेस है जहां से मेन इवेपोरेशन होता है, जहां से मेन वोलेटिलिटी ऑफ अ लिक्विड इफेक्ट करती है, क्योंकि हिंड्रेंस आ गया, पूरा सरफेस जो है, पहले सिर्फ लिक्विड पार्टिकल्स थे सरफेस पे, लेकिन अब यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स भी है, जो कि यहां पर बॉन्ड बना के इसको हिंडर कर रहे हैं इवेपोरेट होने के लिए। तो एट सेम टेम्परेचर दिस प्रेशर इज समथिंग पी नॉट डैश। ठीक है, नाउ दिस पी नॉट डैश इज लेस देन पी नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूट होने के वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरफेस को एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, इस करके जो एक्यूमुलेशन है यहां पर, जितने पार्टिकल्स यहां पर निकल सकते थे वो कम हो रहा है। दैट्स व्हाई द वेपर प्रेशर इज लेस इन दिस केस। ठीक है, दिस इज द इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये हमको याद करनी है। नंबर 1, जो भी यहां पे वेपर प्रेशर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, इट इज इमटेरियल कि हम कौन सा सॉल्यूट लेते हैं। अगर हम बोले सॉल्ट के बजाय हम शुगर लेंगे तो क्या यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा आएगा कि कम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमटेरियल, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट, इट कुड बी सॉल्ट, शुगर, यूरिया, व्हाटसोएवर इज सॉल्युबल इन दी सॉल्वेंट और वाटर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी का हमने एक पहले पढ़ा था कंसेप्ट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये सेम कहां से आया है, राउल्ट्स लॉ से ही आया है। ये बता रहा है कि अगर जो इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्लस सॉलिड प्लस लिक्विड है, सॉलिड जो है वो नॉन वोलाटाइल है। सॉलिड्स वोलाटाइल कौन से होते हैं, जैसे कैम्फर, कपूर होता है वो वोलाटाइल होता है, सबलाइन कर जाता है। यहां पर ये जो सॉलिड है सॉल्ट, ये वोलाटाइल नहीं है, सिर्फ लिक्विड है जो वोलाटाइल है। तो जो वेपर प्रेशर है यहां पर दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड। इस वेपर प्रेशर से हम इस लिक्विड का इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय द सेम राउल्ट्स लॉ दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन द सॉल्यूशन। सो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटके इसका प्योरेस्ट फॉर्म में जो प्रेशर था पी नॉट वो आ जाएगा, और ये इसका प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, this finishes our third lecture of chemistry of the chapter solutions. ठीक है, next we'll meet up with the next session of chemistry with ideal non-ideal solutions and the effect on boiling point, freezing points due to all the solutions and mixtures. ठीक है, till then keep on revising, keep on making the notes of the lectures, and if you have not yet subscribed and shared our channel, तो quickly हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ आवर चैनल, ऑफ आवर न्यू वीडियोस। ठीक है,
और कोविड-19 लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने घर के आसपास जितने भी करीब है उनकी सहायता कीजिए, जानवरों को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड डे।